हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू अंडर मेडिकल लेक्चर गाइस। नए सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटे थे जो कि एग्जाम पर्पस यूज से इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएंगे ये क्वेश्चन, इसलिए मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ। तो वो क्वेश्चन देख लेते। पहला छूटा था स्टरलाइजेशन और डिसइंफेक्शन। देखिएगा स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन क्या होता है, कैसे करते हैं। देखिएगा स्टरलाइजेशन एक बेसिक लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं तो इसमें साफ सफाई की बात की जा रही है। मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लीनिंग की बात की जा रही है कि आप हैंड पे से क्लीन करो या बॉडी से क्लीन करो या जमीन से क्लीन करो या सरफेस से क्लीन करो या किसी इंस्ट्रूमेंट को साफ करो, स्टेलाइज करो। यानी कि बैक्टीरिया वायरस को हटाना या मार देने की प्रक्रिया को ही स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन कहते हैं। एक चीज और, स्टेलाइजेशन और डिसइंफेक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती है, दोनों अलग अलग बात होती है। क्या होता है दोनों एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टेलाइजेशन की डेफिनेशन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डिसइंफेक्शन। ठीक है। स्टेलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूव और डिस्ट्रॉय, इस पॉइंट को समझिएगा आप अच्छे से कि स्टेलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूव और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वाइबल स्पोर्स ऑन एनी सरफेस ऑफ बॉडी। बोलना है कि स्टेलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों को किसी भी सतह या शरीर से पूर्ण रूप से हटाया जाता है या खत्म किया जाता है। किसमें? स्टरलाइजेशन में। अगर मैं बात करूंगा डिसइंफेक्शन के, आगे समझाऊंगा अभी मैं आपको। डिसइंफेक्शन में बैक्टीरिया के स्पोर्स को पूरी तरह नहीं मारा जा सकता है उस प्रक्रिया में, परंतु स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया वायरस को हम पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ठीक है। इन दिस प्रोसेस, वायरस नहीं बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन दिस प्रोसेस फिजिकल एंड केमिकल मेथड आर यूज। इस प्रक्रिया में फिजिकल और केमिकल मेथड दो तरह से प्रोसेस होती है स्टेलाइजेशन में, जो कि आपको आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन करके। बट इसमें बोल रहा है कि इस प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल दोनों मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे आपको किया जाएगा। फिजिकल मेथड भी इस्तेमाल की जाएगी और केमिकल मेथड भी इस्तेमाल की जाएगी। इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और स्पोर्स आर कंप्लीटली रिमूव। यहाँ पे एक पॉइंट हाईलाइट करके मैंने लिखा है कि इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया का मतलब है स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया में बोल रहा है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उससे बने हुए स्पोर्स को कंप्लीटली रिमूविंग, मतलब पूर्ण रूप से नष्ट किया जा सकता, पूर्ण रूप से कंप्लीटली किल कर सकते हो आप उनको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है। बात करते हैं डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्शन इज अ प्रोसेस इन विच रिमूव ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी सरफेस ऑफ बॉडी। सिंपल सी चीज लिखी है कि डिसइंफेक्शन केवल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सतह या बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाया जा सकता है। वहां से क्लीन करके हटा देंगे, पर वो मरेगा नहीं, इनएक्टिव हो जाएगा, पर मरता नहीं है डिसइंफेक्शन में। इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट कंप्लीटली रिमूव और डिस्ट्रॉय। यहाँ एक पॉइंट और लिखा है कि पूर्ण तरह से, जैसे लिखा डेटोल 99.9% क्लीनिंग देता है, 99.9, पर वो 1% छूटा है, मतलब वो डिसइंफेक्ट कर रहा है बॉडी को। ठीक है। डेटोल क्या करता है? डेटोल इज अ डिसइंफेक्टेंट है, जो कि हमें डेटोल पानी में डाल के नहाते हैं तो उसमें लिखा भी होता है 99.9% श्योरिटी है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटा देगा, क्लीन कर देगा आपकी बॉडी को, पर 1.1% वो नहीं हटाता है ना। तो वो ये डिसइंफेक्शन में तो पूर्ण रूप से नहीं हटा पाता है। ठीक है। इन दिस प्रोसेस स्पोर्स ऑल्सो नॉट रिमूव्ड और डिस्ट्रॉय। स्पोर्स मतलब होता है बैक्टीरिया की आत्मा, आप ऐसे समझ सकते हो एक बेसिक लैंग्वेज में। क्या होता है जब बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाते, उसे खाना पीना नहीं मिलता है, तब वो एक स्पोर्स बना लेता है और हजारों सालों तक पड़ा रहता है। पर वो स्पोर्स को जैसे ही न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो जाता है। जैसे कि आपने कुछ देखा होगा कि कुछ बैक्टीरिया है जो कि गर्मी में ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, कुछ बैक्टीरिया से सीजन के अकॉर्डिंग उनको जैसे जैसे न्यूट्रिशन मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग वो ग्रो करते हैं, परंतु वो पड़े, आप ऐसे समझ सकते हो बीज बन गया। बीज को जब आप खाद पानी डालोगे तो वो उग जाएगा, नहीं तो वो ऐसा ही पड़ा रहेगा लंबे समय तक। ठीक है। क्लियर है? तो डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। अब डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन करी, अब इसका डिटेल से समझते हैं। स्टेरिलाइजेशन को हमको एक एक पॉइंट करके समझना पड़ेगा। स्टेरिलाइजेशन की मेथड्स के बारे में, फिजिकल मेथड होती है, फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन होती है हीट स्टेरिलाइजेशन। सबको एक एक करके डिटेल से हिंदी इंग्लिश में बताऊंगा, मैंने बेसिक चार्ट बनाया है यहाँ पे केवल। फिल्ट्रेशन मेथड होती है,
साउंड सोनिक वेव मेथड होती है। मेनली हमको ये मेथड्स को पढ़ना है। हीट स्टेलाइजेशन, मोस्ट हीट होती है। मोस्ट हीट में टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्राई हीट में आती है रेड हीट, फ्लेमिंग आती है। ठीक है, इनफिल्ट्रेट रेडिएशन, हॉट एयर ऑन आता है। इसके अलावा बात करूँ मैं इरेडिएशन आता है आपका। इसके अलावा फिल्ट्रेशन मेथड है। ये सारे मेथड्स को हम लोग एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिजिकल को। अभी केमिकल के बारे में भी देख लीजिए। केमिकल में भी दो तरह की मेथड होती है। लिक्विड मेथड होती है, गैसियस स्टेरिलाइजेशन होती है जिसमें गैस का इस्तेमाल करके स्टेरिलाइजेशन किया, जैसे इथेनॉल ऑक्साइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2। ठीक है, ओजोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड स्टेरिलाइजेशन में हाइड्रोजन पर होता है। ठीक है, ग्लूट्रेल्डिहाइड होता है, हाइपोक्लोराइट होता है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं। इनको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है फिजिकल मेथड, जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, फिजिकल मेथड को एक्सप्लेन करो, और लॉन्ग आंसर में आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिजिकल मेथड में आती है आपकी ड्राई हीट मेथड। क्या होती है ड्राई हीट मेथड, देखिएगा। ड्राई हीट मेथड में सबसे पहली आती है फ्लेमिंग। जो ड्राई हीट है यानी कि सूखी गर्मी देना, ड्राई हीट। ऐसा नहीं, क्योंकि हीटिंग तो क्या है कि अगर आप कुकर में गर्म करोगे तो वो भी हीट है, पर वो ड्राई हीट में नहीं आएगा, वो फिर लिक्विड वाली हीट में आएगा। क्योंकि ड्राई हीट मेथड में हम लोग फ्लेमिंग इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग क्या होती है देखिएगा। फ्लेमिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनी आइटम प्लेस ऑन फ्लेम ऑफ बुनसल बर्नर। बुनसल बर्नर सबने अगर आपने देखा होगा लैब में, तो बुनसल बर्नर होता है, बोलना है कि हीट में ऐसी मेथड है जहाँ पे एक यहाँ पे वो होता है, वहां से आग निकलती रहती है, उसके सामने आप फ्लेमिंग करते हो। ये है फ्लेमिंग, है ना। जैसे कि आपने कोई भी माइक्रोबायोलॉजी में अगर काम करते देखा हो या किया हो, तो पहले ढक्कन खोलेंगे, फिर उसको फ्लेमिंग करेंगे, फिर उसके अंदर से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पे बैक्टीरिया उपस्थित हो सकते हैं, पहले उनको किल करो ताकि आपका रिजल्ट एक्यूरेट आएगा, रिजल्ट में वेरिएशन नहीं आएगा। तो फिजिकल फ्लेमिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनी आइटम प्लेस ऑन फ्लेम। किसी भी आइटम को खाली फ्लेम के सामने ऐसे ऐसे एक बार घुमाया जाता है ताकि उसके आसपास के ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। इफ एनी आइटम, देखिएगा, इफ एनी आइटम फ्लेम फॉर अ लॉन्गर टाइम देन इट इज कॉल्ड रेड हीट स्टेरिलाइजेशन। देखिएगा, फ्लेमिंग, फ्लेमिंग में रेड हीट स्टेरिलाइजेशन भी कहेंगे, पर फ्लेमिंग को रेड स्टेरिलाइजेशन कब कहेंगे? जब किसी चीज को, देखो समझिएगा आप मेरी बात को, थोड़ा रियलाइज कीजिएगा। आपके सामने कोई आग है, उसके सामने एक तार आपने नॉर्मली से घुमा के हटा लिया, तो क्या वो लाल होगा? नहीं होगा। पर उस तार को अगर आप कंटिन्यू उसके सामने रखोगे तो वो लाल पड़ जाएगा, कुछ इस तरह से। तो फ्लेमिंग और रेड हीट बहुत अंतर है। फ्लेमिंग बहुत अलग चीज है, रेड हीट अलग चीज है। देखिएगा कैसे, मैंने डायग्राम लिए, ऊपर मैं केवल फ्लेमिंग कर रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ बोतल को या किसी भी चीज को मैं घुमाऊंगा, मतलब फ्लेमिंग कर रहा हूँ। अगर जैसे लूप, नाइक्रोन लूप वगैरह होते हैं जिससे हम स्ट्रेकिंग स्ट्रोकिंग करते हैं कल्चर प्लेट पे, तो इस तरह से इसको कंटिन्यू अगर आग के सामने रखोगे, तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये लाल हो गया पूरा। ठीक है, रक्त तप्त अवस्था हो गई, यानी कि एकदम लाल जैसा बिल्कुल ये हीट में हो गया। आपने देखा होगा कई तार को अगर आप कंटिन्यू उसमें रखोगे आग में तो लाल पड़ जाता है। इसे हम लोग रेड हीट स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, और फ्लेमिंग में हम सिंपल करते हैं। नेक्स्ट लाइन, इफ एनी आइटम फ्लेम और शॉर्ट टाइम देन इट इज कॉल्ड फ्लेमिंग हीट। देखिएगा, वही चीज लिखी हुई, यदि किसी वस्तु को थोड़े समय के लिए केवल गर्म किया जाए तो उसे फ्लेमिंग कहते हैं, और अगर लंबे समय तक उसको गर्म किया जाए, लाल किया जाए, तो उसे रेड हीट स्टेरिलाइजेशन कहते हैं और फ्लेमिंग। तो आपको इतनी चीजें तो क्लियर हुई होगी कि रेड हीट, अगर आप लोगों से वाइवा में भी आता है क्वेश्चन कि रेड हीट स्टेरिलाइजेशन और फ्लेमिंग में क्या अंतर है, तो फ्लेमिंग को कुछ समय के लिए आग के चारों तरफ घुमा के अलग हटाया जाता है, और अगर ज्यादा समय तक किसी वस्तु को आग के सामने रखा जाए, लाल तक किया जाए, रक्त तप्त अवस्था लाल होने तक रखा जाए, उसे हम लोग रेड हीट स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। आई होप कि आपको इतनी चीजें
क्लियर है। आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ से। ड्राई हीट मेथड आती है इसमें। देखिएगा फिजिकल स्टेरिलाइजेशन में पहले ड्राई हीट मेथड में मैंने आपको फ्लेमिंग पढ़ाया। अब ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन भी दो प्रकार का होता है, इसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं। हॉट एयर ओवन भी आता है, ठीक है। ये भी ड्राई हीट थी। क्या यहाँ पे किसी प्रकार की गर्म करने के लिए, स्टेलाइज करने के लिए किसी प्रकार का पानी का इस्तेमाल हुआ है? क्या किसी मॉइस्चर का इस्तेमाल हुआ है? नहीं हुआ, ये सूखी हीट है। इसी सूखी हीट में या ड्राई हीट में दूसरी एक और मेथड आती है हॉट एयर ओवन, जो कि सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है लैब में। और ये हॉट एयर ओवन अलग से भी पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में 5 नंबर में। क्लियर है, समझिएगा हॉट एयर ओवन क्या होता है। hot air oven is a completely sorry hot air oven is a commonly used for the dry heat sterilization। बोलना है ये मुख्य रूप से ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन इज अ कॉमनली यूज फॉर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ड्राई हीट मतलब हॉट मतलब गरम, एयर मतलब हवा, ओवन मतलब ओवन। एक चेंबर है जिसमें गर्म हवा को भेजा जाता है, उसे हॉट एयर ओवन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिएगा। इन दिस इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिसिटी इज यूज टू प्रोड्यूस ड्राई हॉट एयर विच इज स्टेलाइज इंस्ट्रूमेंट। बोलना है कि इस मशीन में बिजली का इस्तेमाल करके गर्म हवा को उत्पन्न किया जाता है, जो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ट्यूब हुआ, टेस्ट ट्यूब हुआ, को स्टेलाइज कर देता है। स्टेलाइज का मतलब तो क्लियर है कि भैया माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यदि इस पेन पे कोई बैक्टीरिया वायरस चिपके है तो उसको खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, सरफेस पे से हटा देना। उनको क्लीनिंग करना पड़ेगी हमें। टेस्ट ट्यूब हमने एक किसी पेशेंट का यूरिन सैंपल किया, फिर उसको वॉश करवा के हम लोगों ने पहले उसको हॉट एयर ओवन में रखेंगे, स्टेलाइज करेंगे, उसके बाद उसको यूज करेंगे दूसरे पर्पज से, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब यही है कि इस चेंबर, देखो इस तरह का हॉट एयर ओवन होता है, लैब में रहता है हॉट एयर ओवन। इसमें सिंपली इलेक्ट्रिसिटी रहती है, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाने कम करने का काम रहता है। यहाँ पे आपको बत्ती शो हो रही होगी, रेड मतलब आपको ऑफ है, ऑन है, वो सारी चीज़ें शो करेगा वो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस हॉट एयर ओवन के अंदर देखने को मिलेगा। टेम्परेचर ऑफ हॉट एयर ओवन 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर। याद रखिएगा, ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट या क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि हॉट एयर को मोस्टली कितना टेम्परेचर पे कितना इस्तेमाल किया जाता है। तो 160 डिग्री पे 2 घंटे के लिए आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रखना पड़ेगा, तब वो प्रॉपरली क्लीनिंग हो पाएगी। इसका तापमान लगभग 160 डिग्री सेल्सियस होता है। 2 घंटे के लिए इसमें स्टेलाइज करते किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी आइटम को इसके अंदर आपको 2 घंटे तक रखना पड़ेगा 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आगे बढ़ता हूँ, ये तीनों लाइन आपको क्लियर हुई होगी हॉट एयर ओवन के बारे में। मटेरियल विच इज स्टेलाइज बाय हॉट एयर ओवन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप हर कोई चीज को स्टेलाइज कर रहे हो, उसमें भी कुछ रूल होता है, उसको देखिएगा। ऑल ग्लासवेयर लाइक सिरिंज, पेट्री डिश, फ्लास्क, पिपेट एंड टेस्ट ट्यूब, यानी कि सभी प्रकार के ग्लासवेयर जो कि बोरोसिलिकेट से बने होते हैं, कांच के जितने भी ग्लासवेयर होते हैं सबको हम लोग हॉट एयर ओवन के अंदर ही स्टरलाइज करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने रबड़ रख दिया, आपने ग्लव्स रख दिया, कोई प्लास्टिक की ट्यूब रख दी, वो पिघल जाएगी। गर्म से 160 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज्यादा होता है टेम्परेचर, आप इस चीज का ध्यान रखिए। तो ग्लासवेयर जितने भी है, सिरिंज है, टेस्ट ट्यूब है, सिरिंज मतलब ग्लास की, कांच वाली सिरिंज की बात की जा रही है, यहाँ पे प्लास्टिक की सिरिंज के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पेट्री डिश वो होती है जिसमें कल्चर मीडिया बनाते हैं, गोल कलर गोल वो होती है। फ्लास्क होते हैं, पिपेट होते हैं, और भी जितने भी ग्लासवेयर होते हैं, ये सारी चीजों को कर सकते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इज लाइक, क्या लिखा है, स्कैल्पेल्स, फोर्सेप्स वगैरह, स्कैल्पेल, फोर्सेप वो आते हैं पकड़ने के लिए। इन सबको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को सबको स्टेलाइज कर सकते हो। केमिकल सच एज लिक्विड, पैराफिन, फेट, ग्लिसरॉल, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिनको आप हॉट एयर ओवन के अंदर स्टेलाइज कर सकते हो, पिघलाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। जैसे पैराफिन वैक्स आता है, फेट्स होते हैं, ग्लिसरॉल होता है, इन सारी चीज़ों का भी हॉट एयर ओवन में इस्तेमाल किया जा सकता है। परंतु आप कभी भी प्लास्टिक की, रबड़ की पिघलने वाली चीजों को स्टेलाइज करने के लिए इसमें ना रखें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशन, सावधानियां आपको क्या रखनी होगी हॉट एयर ओवन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हॉट एयर ओवन शुड नॉट बी ओवरलोड एनी प्लेस आइटम, है ना, ओनली प्लेस आइटम्स मतलब लिमिटेड आइटम्स
वही चीज़ें बेसिक चीज कि हॉट एयर उनको पूरा भरना नहीं है, लिमिटेड आइटम जितने रखाते हैं, जो प्रॉपर रूल है उसके अकॉर्डिंग हमको मैनर में जमा के रखना है। ऑल आइटम ऑफ स्टरलाइजेशन शुड बी अरेंज इन अ मैनर सो दैट फ्री सर्कुलेट ऑफ हॉट एयर ऑन मेंटेन। बोलना है कि वे सभी सामान जिसको स्टरलाइज करना है उन्हें सही ढंग से जमाना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉपर मैनर में आप जमाओगे तो जितने भी हॉट एयर उसमें जाएगी, गर्म हवा आएगी तो सब जगह सर्कुलेट करेगी, तो अच्छे से वो क्लीनिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको अच्छे से मार पाएगी। ऑल आइटम लाइक टेस्ट ट्यूब आर प्रॉपरली क्लोज बाय बी वाई बाय नहीं बी वाई ना बाय कॉटन प्लग। बोलना है कि देखो टेस्ट ट्यूब जो होती है ना, हमेशा जैसे टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम लोग को एक कॉटन का ऐसा प्लग लगा देना है। कॉटन का प्लग का मतलब है कि जो रुई होती है, रुई को ऐसे गोल गोल करके उनके मुंह को बंद कर देना चाहिए। जितने भी टेस्ट ट्यूब्स होती है सबके मुंह को बंद कर देना है प्रॉपरली प्लग लगाकर। एनी फ्लेमेबल आइटम लाइक रबर शुड नॉट बी कीप इन हॉट एयर ओवन। लास्ट लाइन है, किसी भी ज्वलनशील सामान को या रबर को आदि को एक मिनट यार, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है ना। हॉट एयर ओवन में नहीं रखना चाहिए हमें, ठीक है। किसी भी प्रकार की गर्म चीजों को हॉट एयर ओवन में हमें नहीं रखना चाहिए जो कि जल जाए, ऐसी चीजों को हॉट एयर ओवन में नहीं रखना है। तो ये कुछ प्रिकॉशन है, सावधानी है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आता है नेक्स्ट आपका मोस्ट हीट में पास्चुराइजेशन। अभी हॉट एयर ओवन आपने समझा, हॉट एयर ओवन के बारे में मैंने आपको बताया हॉट एयर होता क्या है, मटेरियल्स क्या क्या स्टरलाइज कर सकते हो, प्रिकॉशन सावधानियां आपको क्या क्या रखनी है। अब देखो दूसरे फिजिकल मेथड में आता है मोस्ट हीट। अभी तक हमने ड्राई हीट मेथड पढ़ी, ड्राई हीट में सूखी सूखी हीट के बारे में बात की जा रही थी। मोस्ट हीट में बात की जाएगी लिक्विड वाली चीजों के बारे में। देखिएगा मोस्ट हीट का एग्जाम्पल होता है पास्चुराइजेशन। पहले आपने पढ़ा होगा होता क्या पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन इज अ इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मोस्ट हीट। इट इज अ mainly used for the sterilization of many vegetables, fruits, dairy product is milk। डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि बहुत सारे डेयरी दूध वगैरह हुआ, दूध का पास्चुराइजेशन होता है, ठीक है। पहले बड़ी बड़ी जो डेयरिया होती है वहां से जब आता है, पैकिंग वाले जो मिल्क आते हैं वो पहले से पास्चुराइज होने के बाद ही आप तक पहुंचते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें सब्जियां, फल तथा दूध को स्टरलाइज किया जाता है, पास्चुराइज किया जाता है पास्चुराइजेशन के थ्रू, ठीक है। देखिएगा इस तरह का जैसे मिल्क यहाँ पे पास्चुराइज हो रहा है, ठीक है, पास्चुराइजेशन की प्रोसेस की जा रही है दूध में, ठीक है। There is two type of pasteurization method are used for the different temperature। दो पास्चुराइजेशन प्रक्रिया होती है जो कि अलग अलग तापमान पे की जाती है। पास्चुराइजेशन में भी दो अलग अलग तापमान पे करते हैं। पहली होल्डर मेथड जो कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिएगा, ये आपको एग्जाम में आएगा ये पॉइंट, शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एक नंबर में या फिर आप एमसीक्यू पर्पज से बात करो तो पास्चुराइजेशन में दो प्रकार की मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं, होल्डर मेथड और फ्लश मेथड। होल्डर मेथड में आप 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए पास्चुराइजेशन करोगे और फ्लैश मेथड में 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए स्टरलाइज करोगे, ठीक है। तो याद रखना कि होल्डर मेथड कितने टाइम के लिए इस्तेमाल होती है, 30 मिनट्स के लिए, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, 63 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और अगर बात करो 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर पास्चुराइजेशन किया जा रहा है तो केवल 20 मिनट तक ही आपको करना है, इनफ है वो, ठीक है। तो इतना पॉइंट याद रखना, आगे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट चीज आती है मोस्ट हीट में वाटर बाथ। पहला एग्जांपल तो आपने पास्चुराइजेशन पढ़ा, अब आता है मोस्ट हीट में वाटर बाथ क्या होता है। वाटर बाथ इज मेनली यूज फॉर द डिसइंफेक्शन ऑफ सीरम, बॉडी फ्लूइड एंड वैक्सीन, ठीक है। डिसइंफेक्ट करते हैं वाटर बाथ में किसको, सीरम, बॉडी फ्लूइड वगैरह इन सब चीजों को। वाटर बाथ के इस्तेमाल से मुख्य रूप से सीरम, बॉडी फ्लूइड और वैक्सीन को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। सीरम एंड हीट, नेक्स्ट लाइन देखिएगा, सीरम एंड हीट लेबाइल बॉडी फ्लूइड आर डिसइंफेक्टेड एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर। यानी कि जो भी बॉडी का सीरम वगैरह निकला है उसको डिसइंफेक्ट करना है आपको, उसमें अगर बैक्टीरिया वायरस को आपको हटाना है उसकी सरफेस पे, तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए वाटर बाथ में रखो। वाटर बाथ मतलब इस तरह का वाटर बाथ होता है जिसके अंदर पानी भरा रहता है, टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, इसके अंदर सीरम रखते हैं, केमिकल्स रखते हैं जिसको डिसइंफेक्ट करना होता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन,
बैक्टीरिया वैक्सीन आर डिसइंफेक्टेड एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड। गाइज ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी सी, मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा कि बकवास चीजें है, परंतु बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में आती है। देखो जैसे कि ये लाइन मैंने बोला कि सीरम और हीट लेबाइल जितने भी बॉडी फ्लूइड है उसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेलाइज करते हैं, तो 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए करते हैं वाटर बाथ में। और बैक्टीरिया वैक्सीन जैसी वैक्सीन आती है, बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीनेशन आती है, अलग अलग जो वैक्सीनेशन आती है उन वैक्सीनेशन को हम लोग 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे के लिए स्टेलाइज डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्लियर है। नेक्स्ट आता है मोस्ट हीट में बॉइलिंग। मोस्ट हीट के अंदर ही आता है आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? इन दिस मेथड टेम्परेचर इंक्रीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो अभी तक हम लोगों ने 100 डिग्री के अंदर अंदर बात कर रहे थे, अभी बॉइलिंग की बात आ रही है। तो बॉइलिंग मतलब गर्म कर देना, जैसे पानी को गर्म करके पीना। बॉइलिंग जो मेथड है वो भी स्टेलाइजेशन की एक मेथड है कि कोई पानी गंदा है तो गर्म करके पी लो ताकि वो आपको नुकसान ना करे। तो इन दिस मेथड टेम्परेचर इंक्रीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया जाता है बॉइलिंग की प्रोसेस में, और ये मोस्ट हीट का ही एग्जांपल है। In this method is not suitable for the sterilization of surgical instrument। किसी भी प्रकार के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। इट इज अ सिंपल इजी अवेलेबल ऑप्शन। सिंपल बात है कि सीधी ये आसान तरीका होता है, आसानी से किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं भी रखा कढ़ाई और गर्म करने लग गया, उसमें जो भी आपको उबालना हो, बच्चों की दूध की बोतल अगर उबालना हो तो ठीक है, अपन पानी क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में उनकी बोतल्स को डाल देते ताकि वो डिसइंफेक्ट हो जाए, स्टरलाइज हो जाए प्रॉपरली, है ना। इस प्रकार से बहुत सारी नॉर्मल चीज़ों हम लोग डिसइंफेक्ट करते हैं गर्म पानी के थ्रू, बॉइलिंग के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोस्ट हीट में स्टीमिंग। अभी बात कर रहे थे बॉइलिंग की, उबालना। एक होता है स्टीमिंग। स्टीमिंग मतलब भाप वाली स्टेलाइजेशन। देखिएगा, स्टीमिंग इज मेनली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी कल्चर मीडिया। स्टीमिंग या जो भाप होती है उसका इस्तेमाल कई प्रकार के कल्चर मीडिया को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कोच मीडिया, एनरोल्ड मीडिया प्रिपेयर बाय दिस मेथड। देखो भाप के द्वारा स्टीमिंग एक प्रोसेस, तो स्टीमिंग के थ्रू हम लोग क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, जितने भी कल्चर मीडिया, ये भी आपको एग्जाम में आता है कि कल्चर मीडिया को कौन से स्टरलाइजेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, तो वो होता है स्टीमिंग के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, इन अ स्टीमिंग मेथड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 90 मिनट, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर रखना है आपको और 90 मिनट तक आपको उसमें स्लाइस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90 मिनट के लिए। बाय दिस प्रोसेस बैक्टीरिया इज ऑल्सो किल। यहाँ पे क्या होगा, स्टीमिंग के थ्रू यहाँ पे बैक्टीरिया भी आसानी से मर जाएंगे आपके, ठीक है। इस प्रक्रिया के द्वारा जीवाणुओं को, स्पोर्स को भी खत्म किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आती है मोस्ट हीट में ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होती है? ऑटोक्लेविंग हैज, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। ऑटोक्लेविंग हैज सम फंक्शंस एज सेम फंक्शन एज प्रेशर कुकर एंड इट इज फॉलो द जनरल लॉ ऑफ गैस। बोलना है कि ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल होने वाले जो घरों में होने वाले कुकर के समान ही होता है, जो कि सामान्यतः गैस के नियम को पालन करता है। देखिएगा ऑटोक्लेव कुछ इस तरह से आपकी लैब में होती है। यहाँ पे आपकी सीटी विजल लगी रहती है, यहाँ पे टेम्परेचर देखने के लिए लगाता है, बंद चालू करने के लिए लगा रहता है। इसके अंदर एक स्टैंड होती है, पानी भरा रहता है, उसके ऊपर हम लोग रखते हैं, उसको स्टीम करते हैं और ऊपर से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, ये मोस्ट हीट के अंदर में आता है ऑटोक्लेविंग। देखिएगा नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। नॉर्मली वाटर टेम्परेचर 100 डिग्री, पानी का तापमान 100 डिग्री तक होता है, परंतु बट ड्यू टू प्रेशर इट इज इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन चैम्बर, वाटर चैम्बर ऑफ ऑटोक्लेव। बोलना है सामान्यतः पानी का जितना तापमान होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परंतु यदि दबाव को बढ़ा दिया जाए या बढ़ाया जाए तो उसका तापमान बढ़ जाता है। देखा होगा आपने, पानी से कम जलेगा कोई व्यक्ति, भाप से ज्यादा जलता है ना। कोई भाप वगैरह आती है, आपने कभी देखा मम्मी रोटी वोटी बना के देती है तो एकदम वो भाप निकलती है ना उसके अंदर से रोटी की, वो ज्यादा जला देती है, एकदम फपोला टाइप का बन जाएगा। जबकि वही गर्म पानी आप नॉर्मली हाथों पे डाल लोगे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना भाप से ज्यादा जलता है, क्योंकि भाप का या वेपर का जो होता है वो जो टेम्परेचर होता है ज्यादा होता है, ठीक है, इसीलिए उससे ज्यादा जलते हैं। इसका कंपोजिशन है, देखो प्रेशर चेंबर होता है और इलेक्ट्रिकल
हीटर होता है। देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर लगा रहता है नीचे जो कि पानी को गर्म करता है, और ये पूरा प्रेशर चेंबर रहता है। दो इंपॉर्टेंट इसके पार्ट यहाँ पे बताए गए हैं। प्रिंसिपल देखिएगा, सिद्धांत क्या होता है, सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन फिल द वाटर ऑटोक्लेव एंड apply electricity, then water is converted into vapor and due to pressure increase the टेम्परेचर। बोलना है कि जब ऑटोक्लेव में पानी भरकर विद्युतीय धारा प्रवाहित की जाती है तब पानी भाप में बदल जाता है, और यह भाप का दबाव के कारण इसका तापमान बढ़ता है। देखिएगा, पानी भरा, चालू किया, गर्म किया, भाप बनने लगी। ये भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री तक है, 100 से ज्यादा नहीं है, परंतु यहाँ पे भरती रहेगी, भाप भरती रहेगी, और वो दबाव के कारण उसका तापमान बढ़ जाता है, याद रखना। ऑटोक्लेव कैन बी प्रोवाइडेड अ हाई टेम्परेचर बाय एडजस्टमेंट द प्रेशर प्रोवाइडेड द विजल। देखिएगा, जो टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो गया, चेंबर से ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो विजल के थ्रू आपको पता लगेगा कितना चेंबर है, और इस जो तापमान है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो विजल के थ्रू। यही चीज लिखी हुई है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, इसको जूम करता हूं मैं। ऑटोक्लेविंग में ये क्वेश्चन आपको वाइवा में सब चीजों में पूछे जाएंगे, ठीक है। बोलना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड 50 मिनट एट प्रेशर एट 5 पाउंड। 15 पाउंड जो है टेम्परेचर वो रखना है आपको प्रेशर, और 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट में स्टेलाइज हो जाएगा। अगर टेम्परेचर 126 डिग्री सेंटीग्रेड रखा तो 10 मिनट में ही स्टेलाइजेशन हो जाएगा। 133 डिग्री रखा तो 3 मिनट के अंदर ही वो सारी चीजें स्टेलाइज हो जाएगी। ये एक बेसिक टेम्परेचर है जो कि आपको याद रखना है। चाहो तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके या लिख के इसको एक साइड लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, हमारी एप्लीकेशन है उस पर, अगर आपने प्रोसेस कर रखी है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ ऑटोक्लेविंग कहाँ इस्तेमाल होती है। स्टेलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं सबके लिए इस्तेमाल की जाती है। कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, कल्चर मीडिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ऑटोक्लेव प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें टेम्परेचर को कम रखा जाता है, ज़्यादा नहीं करते। प्लास्टिक ट्यूब, पिपेट ट्यूब वगैरह के लिए करते हैं, सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं, और ग्लासवेयर्स के लिए कर सकते हैं आपको ऑटोक्लेविंग का इस्तेमाल। अब आती है हमारी लास्ट, केमिकल स्टेरिलाइजेशन क्या होती है। इसमें बहुत बेसिक है, ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना है। एक होती है एंटीसेप्टिक। केमिकल स्टेरिलाइजेशन कैसे करते हो। एंटीसेप्टिक आर केमिकल एजेंट विच इज लेस टॉक्सिन एंड दे कैन अप्लाई इजीली ऑन द सरफेस ऑन स्किन और वुंड। यानी कि एंटीसेप्टिक हम लोग होता है बीटाडीन वगैरह एंटीसेप्टिक है, जिसको आप घाव पे लगाते हो तो क्लियर हो जाता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देता है, पकने नहीं देता है ना। तो एंटीसेप्टिक केमिकल तत्व होता है जो कि हमें हानिकारक नहीं होता है, और क्या लिखा, जो कि कम हानिकारक होता है शरीर के लिए, और इनको और इन त्वचा पर भी, त्वचा के घावों पर भी आसानी से लगाया जा सकता है एंटीसेप्टिक को। जैसे कि, और इसमें इसके अलावा मैं बात करूं अल्कोहल की। अल्कोहल कैन इजीली डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, फंगस एंड कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय सम or can also enveloped virus, but it cannot destroy the spores of bacteria। बैक्टीरिया के स्पोर्स को अल्कोहल नहीं मार पाता। आप स्टरलाइजेशन करते हो, हैंड सैनिटाइजर वगैरह होते हैं तो आप उसे हाथ से क्लीन करते हो तो वो क्लीनिंग हो जाती है। कुछ इन्वेलप्ड वायरस होते हैं, इन्वेलप्ड वायरस भी क्लीन हो जाते हैं, फंगस भी मर जाती है, परंतु बैक्टीरिया के स्पोर्स नहीं मरते, ठीक है। 75% इथेनॉल और इथेनॉल एंड आइसो आइसोप्रोपेनॉल, ठीक है। इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल के अंडर में ही आती है सारी चीजें, ठीक है। आई होप कि आपको ये बेसिक स्टेरिलाइजेशन आप पे समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।